नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और हिंदी के इस सीरीज में आज हम लोग शब्द के बारे में पढ़ने वाले हैं। शब्द आपको मैंने इससे एक क्लास पहले बताया हुआ था कि तत्सम और तद्भव दो प्रकार के शब्दों के बारे में हम लोग ने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, उसके क्वेश्चन भी कर लिए हैं। अब उसके आगे और भी प्रकार के जो शब्द होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे शब्द को कैटेगराइज करने का अलग अलग आधार है, अलग अलग पैरामीटर है, उनके आधार पर देखेंगे कि कौन सा शब्द किस आधार पर कितने भागों में या कितने प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग इस बारे में डील करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन होने वाला है, मैक्स टू मैक्स। इससे ज्यादातर क्वेश्चन अगर देखा जाएगा तो एक आध आ गया तो आ गया, ऐसा रहेगा, जो कि 5 नंबर का हॉस्टल वार्डन में आ रहा है। और अगर वेटेज ज्यादा रहता है हिंदी का तो डैम श्योर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको आगे के एग्जाम के लिए भी तैयारी करनी है, तो उसके लिए भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये जो चैप्टर रहने वाला है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अगर हाल फिलहाल के जो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखे होगे तो उसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए यहाँ से जरूर मिलता ही है। ठीक है, अगर इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं और इसके साथ साथ बाकी बचे सब्जेक्ट्स को पढ़ने चाहते हैं तो हॉस्टल वार्डन का कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, उसको आप परचेस करके अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। साथ में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, उसको परचेस करके अपनी टेस्ट सीरीज को भी दिलाते हुए चलिएगा और अपना स्वयं आकलन कीजिएगा कि कहाँ पर आप कमजोर रह रहे हैं और उसको और अच्छे तरीके से फिर सुदृढ़ कर लीजिएगा। ठीक है, आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक बार देखना। तो अभी क्लियर आ रहा है ना? बिना जूमिंग के थोड़ा सा फिर भी कर देता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें बोला गया है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से, अब जब शब्द भेद के बारे में पूछा जाता है तो अलग अलग मैंने पैरामीटर बताया, अलग अलग आधार बताया है, उसमें से इसमें उत्पत्ति के बारे में पूछा जा रहा है ना। तो आपको प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, क्या लिखा है उसको सोचना है। उत्पत्ति बोला है तो कितने प्रकार के होंगे, व्युत्पत्ति बोले तो कितने प्रकार के होंगे, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अर्थ के आधार पर अगर पूछ दिया तो कितने प्रकार के होंगे, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो जब उत्पत्ति के आधार पर पूछा जाता है तो टोटल ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, 4 प्रकार के। अब कौन कौन से 4 प्रकार हैं यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले तो तत्सम, दूसरा क्या? तद्भव, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। इसके बाद आता है देशज और फिर आता है विदेशज। अब ये सर होते क्या हैं? तत्सम और तद्भव के बारे में तो मैंने बताया था, जो संस्कृत से लिए गए हैं वो तत्सम कहलाते हैं, जो उससे विकृत होकर प्रयोग किए जाते हैं तद्भव कहलाते हैं। देशज किसी देश के अंतर्गत बोले जाने वाली या आसपास की भाषाई बोली के आधार पर जिस शब्दों को लिया जाता है उसको हम लोग देशज बोलते हैं। विदेशज मतलब विदेशों की भाषाओं से लिया गया, अरबी हो गया, फारसी हो गया, पुर्तगाली हो गया, अंग्रेजी हो गया, फ्रांसीस हो गया, मैक्सिकन हो गया, जापानीज हो गया, चाइनीज हो गया, वहां से जो शब्दों को उठाया गया वो सब विदेशज के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये 4 प्रकार को उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है। व्युत्पत्ति के आधार पर बोले तो 3 व्युत्पत्ति, या इसी को बोल दिया जाता है रचना के आधार पर। इसी को क्या बोल दिया जाता है? रचना के आधार पर बोल दिया जाता है। अब रचना के आधार पर कितने? 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? पहला होता है रूढ़, रूढ़ शब्द। दूसरा होता है यौगिक, और तीसरा होता है योग रूढ़। ये टोटल 4 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनको और आप 2 भागों में नहीं बांट सकते, अगर बांटेंगे तो उनका कोई भी शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता, वैसे शब्दों को रूढ़ शब्द बोलते हैं। यौगिक ऐसे 2 शब्द जिनको आपस में जोड़ने पर नया शब्द बनता है और उसका अपना अर्थ निकलता है, वो यौगिक होते हैं। यहाँ पर जब बांटोगे इसको तो दोनों के अपने अपने शाब्दिक अर्थ निकलते हैं। रूढ़ का हम लोग अर्थ ले लेते हैं, मान के चलो मैं बोलता हूँ राम, तो रा का कोई मीनिंग नहीं है, म का कोई अपना मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, यौगिक बोलूं तो यौगिक में आ जाता है, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं अनाथालय,
अनाथालय। अब इसको मैं अगर अलग करूं तो क्या करूंगा, अनाथ प्लस आलय। आलय मतलब रहने का जगह या घर बोल सकते हो। अनाथ क्या, जिसके माता पिता नहीं होते उन्हें अनाथ बोला जाता है। तो ये दोनों के क्या शाब्दिक अर्थ अपने निकल के आ रहे हैं। क्लियर। वैसे ही एक अन्य होता है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द क्या होता है, ये यौगिक के समान तो होता है लेकिन ये किसी तीसरे अर्थ को बताता है। ये दो मिलने वाले शब्दों के अर्थ को ना बताकर किसी तीसरे अर्थ को बताता है। जैसे दो मिलने वाले शब्द का क्या हो रहा था, अनाथ प्लस आलय। अनाथों के लिए रहने के लिए, अनाथों के रहने के लिए घर अनाथ आलय कहलाएगा, या अनाथ के रहने के लिए आलय अनाथालय कहलाएगा। लेकिन जैसे मैं लेता हूं जलज, अब मैं इसको अलग करूं जल प्लस ज, तो ये जल और ज मतलब जन्म लेने वाला। तो जल में जन्म लेने वाले तो बहुत सारे होते हैं, कीड़े भी होते हैं, कुछ पौधे भी होते हैं, कुछ पुष्प भी होते हैं। लेकिन इसका जो मेन अर्थ लिया जाता है वो किसके संदर्भ में लिया जाता है, कमल के संदर्भ में दिया जाता है। मतलब ये किसी पर्टिकुलर चीज को क्या कर रहा है, परिभाषित कर रहा है। तो योग रूढ़ में दो जुड़ने वाले शब्दों को परिभाषित न करके किसी तीसरे अर्थ को पता है, वो योग रूढ़ कहलाता है। और इसके बारे में एक चीज जान लेना कि जो बहुब्रीही समास के जितने भी शब्द होते हैं, बहुब्रीही समास के जितने भी शब्द होते हैं वो योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। आई होप ये इतना क्लियर हुआ होगा। क्लियर। अर्थ के आधार पर मैंने बोला था, तो अर्थ के आधार पर दो प्रकार के थे, ठीक है, सार्थक और निरर्थक। सार्थक अर्थ वाले सार्थक और निरर्थक वाले निरर्थक, तो दो प्रकार के ये भी होते हैं। क्लियर। फिर दिया क्वेश्चन नंबर 2, रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, इसमें देख लेते हैं। अभी मैंने बताया था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो कितने हैं इसके, तीन प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, तीन प्रकार। क्लियर। तो राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मूल शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं होते हैं, जो दो शब्दों के मेल से बने होते हैं, जिसमें उपसर्ग व प्रत्यय दोनों होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। रूढ़ शब्द आप लोगों को बताया था। रूढ़ शब्द, इन रूढ़ शब्द को हम, इसके बारे में मैंने जब बताया तो क्या बोला कि इसके जब हम लोग खंड करते हैं, इन्हें अलग अलग करते हैं, तो उसका कोई भी शाब्दिक अर्थ या परिभाषिक अर्थ नहीं निकलता है। मतलब उनके खंडों के कोई भी शाब्दिक अर्थ या सार्थक अर्थ नहीं निकलते। जैसे राम लिया था, या फिर पानी ले लो, पानी को भी मैं दो भाग में बांटूं तो पा प्लस नहीं करूंगा, इसके खुद के अर्थ हैं क्या, नहीं है। तो इसे क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द बोलते हैं। और इन रूढ़ शब्दों को ही किस नाम से जाना जाता है, मूल शब्द के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन में, चार ऑप्शनों में से कौन सा सही लग रहा है, जिन शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते हैं, तो ये आंसर सही लग रहा है, पहला ये ऑप्शन सही लग रहा है। क्या, जिन शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते हैं, मूल शब्द या फिर रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्लियर। याद रखना, मूल शब्द को ही रूढ़ शब्द बोलते हैं, या रूढ़ शब्द को ही मूल शब्द कहते हैं। फिर है जलज। जलज है निरर्थक शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द या देशज शब्द। निरर्थक क्या है, निरर्थक सॉरी, जलज क्या है, निरर्थक, रूढ़ या योग रूढ़ या देशज। अब इसी एग्जाम्पल को लेकर मैंने समझा दिया था, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लेता पंकज, अगर पंकज को भी लेते तो क्या करते, इसका पंक प्लस ज करते हैं। पंक मतलब होता है कीचड़, कीचड़ में ज मतलब जन्म लेने वाला, तो कीचड़ में जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला ये होता है। कीचड़ में जन्म लेने वाला, कीचड़ में कुछ कीड़े भी रहते हैं, कीचड़ में कुछ अन्य जो अपशिष्ट तत्व रहते हैं वो भी रहते हैं। लेकिन इसका विशेष अर्थ किससे लगाया जाता है, कमल से। किससे लगाया जाता है, कमल से। कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल। तो किस तीसरे अर्थ को बता रहा है, तो कैसा शब्द हो जाएगा, योग रूप शब्द हो जाएगा। अब जलज है कैसा, निरर्थक शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूप शब्द या देशज शब्द, क्या हो जाएगा, ये आपका योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे ही आपको चीजों को पहचानना है। आगे भी और भी चीजें आएंगी, जैसे कि बहुत सारे विदेशज शब्द होंगे। विदेशज जो शब्द होते हैं अलग अलग भाषाओं के, उनको पहचानना थोड़ा सा कठिन होता है। तो उनको ट्रिक्स के माध्यम से और टेक्निक्स के माध्यम से रिलेट कराकर याद कराया गया है। तो कोर्स जिन्होंने परचेज कर रखा उनको तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। जिन लोगों ने परचेस नहीं किया है वो वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। क्लियर। जितना यहाँ पर जरूरी लगेगा मैं वो चीज बताते चलूंगा, लेकिन सभी चीजों को आपको जानकारी रखना है तो आप कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए गए हैं वो क्या कहलाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहे क्या, यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर। यहाँ पर तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, ध्वन्यात्मक, काल्पनिक, अनुकरणवाचक या संकेतात्मक। ऑप्शन डी को मैं इधर लिख लेता हूँ। ऑप्शन डी क्या लिखा गया है, संकेतात्मक। अब देखो, यथार्थ या कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाया गया, ध्यान में रखकर बनाया गया मतलब उसके समान ही बनाया गया होगा। अगर मैं किसी चीज को बोलूं कि उसको ध्यान रखना, उसी के अनुसार उसी को
ध्यान रखकर आपको बनाना है किसी चीज को, उसको ध्यान रखकर बनाना मतलब उसके समान ही बनाने की बात कही जा रही होगी। तो सेम यहाँ पर दिया गया कि पदार्थ की यथार्थ या कल्पित ध्वनि को, कल्पित मतलब जैसा वो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है या जैसा आपको सुनाई पड़ रहा है, उसको ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए जाएंगे क्या करेंगे, तो जो सुनाई पड़ेगा उसी के अनुसार अगर कोई काम करेंगे तो क्या कर रहे हैं हम लोग, उसका अनुसरण कर रहे हैं। क्या करेंगे, अनुसरण करेंगे। तो वो क्या कहलाएगा, ध्वन्यात्मक, काल्पनिक, अनुसरण, अनुकरणवाचक या फिर संकेतात्मक। तो वो क्या कहलाता है आपका अनुकरणवाचक कहलाता है, क्योंकि उसी को अनुसरण कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं, उसी के समान बना रहे हैं, तो ये अनुकरण वाचक में आता है। इसके आपको मैं कुछ उदाहरण दे देता हूं, जैसे मिमियाना, मिमियाना हो गया, बड़बड़ाना या किसी के आहट की शब्द, आहट आती है, उस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो सब अनुकरणवाचक होते हैं। ठीक है, जैसे खट खट की आवाज आ रही है ना, या फिर और क्या बोल सकते हैं हम लोग, हाँ मिमियाना से ही ले लो, मिमियाना, ये क्या अनुकरण करके इसका हम लोग शब्द बनाते हैं। ठीक है, अनुकरण करके ये शब्द को बनाया जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तेंदुआ, चिड़िया, कटोरा, खिड़की। क्या दिया है, तेंदुआ, चिड़िया, कटोरा, खिड़की इनमें से किस वर्ग का है, किस वर्ग से है, तो देख लो ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, तत्सम, देशज, तद्भव या विदेशी। तत्सम, देशज या तद्भव या विदेशी दिया गया है। ठीक है, अब ये देखो तेंदुआ शब्द अब हाल चाल बोलचाल की भाषा में यूज करते हो, चिड़िया शब्द बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, कटोरा करते हैं, खिड़की करते हैं। अब इनमें से एक आध शब्द जो होगा उसको आपको लग सकता है कि वो तद्भव के अंदर आ सकता है ना। जैसे कि चिड़िया का चिड़ बोलते हैं हम लोग, चिड़, चिड़ एक क्या होता है आपका तत्सम शब्द होता है जिससे हम लोग चिड़िया बनाते हैं, तो तद्भव में आ जाता है ना। अब ये चार जो ऑप्शन दिए गए उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो संस्कृत के शब्द के जैसे लग रहा है, तो तत्सम तो हो नहीं सकता। एक बस दिख रहा है जो तद्भव के समान हो, लेकिन तेंदुआ जो हो गया, कटोरा जो हो गया, खिड़की हो गया, हम लोग क्या करते हैं सामान्य तौर पर बातचीत में यूज करते हैं, और सामान्य तौर पर बातचीत में यूज किए जाने वाली जो शब्द होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, देशज के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देशज। तो ये चिड़िया देखकर तद्भव नहीं लेना है आपको, चारों को देखना है, चारों शब्द किस वर्ग से है, तो चारों शब्द हैं आपके देशज वर्ग से। क्लियर, क्योंकि चिड़िया को हम लोग सामान्य बोलचाल में भी चिड़िया बोलते हैं, तो देशज में आ गया ये। इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है बोल रहा है, अब देशज नहीं है उसको चुनने बोल रहे, देशज शब्द कौन सा नहीं है भाई, फाटक हो गया, चकमक, चकचक हो गया, खर्राटा हो गया, कंस्तर हो गया, कंस्तर हो गया। तो ये सही नहीं है, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, कंस्तर जो है आपका देशज शब्द नहीं होता। बाकी फाटक हो गया, चकचक हो गया, खर्राटा हो गया, ये सब देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। कंस्तर किसके अंतर्गत आएगा, तो कंस्तर आता है आपके पुर्तगाली के अंतर्गत, पुर्तगाली शब्द में कंस्तर आते हैं। और पुर्तगाली के अंतर्गत और क्या क्या आती है स्पेशल, जिसको लिख लो, बार बार पूछा गया है, उसमें से एक है आल्पिन। क्या है, आल्पिन। और क्या पूछा गया है, तौलिया। और क्या पूछा गया है, स्त्री। स्त्री वाला स्त्री नहीं, औरत या महिला वाला स्त्री नहीं, ये प्रेस वाला स्त्री। कौन सा स्त्री है, प्रेस वाला स्त्री है। ठीक है, तो इसको रख लेना याद। एक याद रख लेना आचार, एक याद रख लेना पादरी, गमला। ये सारे जो शब्द होते हैं पुर्तगाली के अंतर्गत आते हैं। तंबाकू एक शब्द है जो पुर्तगाली के अंतर्गत आता है। ये तो इतने शब्दों को कम से कम आपको ध्यान में रखना है, और भी शब्दों के बारे में पढ़ना चाहते हो तो कोर्स को देख लेना एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सरदार किस भाषा का शब्द है, सरदार किस भाषा का शब्द है, तो सरदार में अरबी आएगा, फारसी आएगा, तुर्की आएगा या पुर्तगाली आएगा। देख लेते हैं भाई, चौथा ऑप्शन क्या दिया है यहाँ पर, पुर्तगाली। डी ऑप्शन क्या दिया है, पुर्तगाली। चार ऑप्शन दिए, सरदार किस भाषा का शब्द है, अरबी, फारसी, तुर्की या पुर्तगाली। तो देखो यहाँ पर अरबी दिया गया है। अरबी शब्द के अधिकतर हम लोग ना अरब से ले लेंगे। अरब से लेने का मतलब या तो अरब इलाके से लेंगे या तो फिर करोड़पति अरबपति होते उस वाले अरबपति से लेंगे। ठीक है, तो वहां से वो चीजों को याद कर लेंगे। फारसी वाले शब्दों को फंसाने वाली चीजों से पढ़ते हैं। तुर्की वाले को जितने भी बम हथियार वाले रहते हैं वो तुर्की में आ जाते हैं, और पुर्तगाली में जो भी गाली देने वाली चीजें हैं वहां से रिलेट कराया गया है। ठीक है, एक क्लू तो मैंने दे दिया, किसको भी आप लोग रिलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर सरदार जो है, सरदार अरबी नहीं है, तुर्की नहीं है, पुर्तगाली नहीं है, ये है आपका फारसी शब्द होता है। अब फारसी को मैंने बोला फंसाने से, तो देखना सरदार जो भी रहते हैं, सरदार जी लोग अधिकतर थोड़े उत्तेजित भावना वाले रहते हैं, मारपीट में थोड़ा एग्रेसिव रहते हैं या फिर हाथापाई में जल्दी उतर जाते हैं। इसको अदरवाइज नहीं लेना, बस याद करने के लिए। उन लोग थोड़ा उत्तेजित रहते हैं, उन लोग के अंदर थोड़ा सा जो एड्रेनलिन ज्यादा होता है। ठीक है,
तो उस वजह से क्या होते हैं, वो ऐसे सभी कामों में क्या होते हैं, फंस जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो वहां से इसको याद रखना है किस भाषा का है। सरदार जी लोग फंस जाते हैं तो इससे कौन सा आएगा, फारसी से आपको लेना है। ठीक है, फारसी शब्द होते हैं, फारसी से आपको लेना है। और क्या होगा, तो दवा याद रख लेना भाई, दवा, दवा खाना होता है। दिल, ये भी फंस जाता कहीं ना कहीं किसी ना किसी के ऊपर। तो ये जो शब्द होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं, वो किसके होते हैं, आपके फारसी के देखने के लिए मिलते हैं, फारसी के शब्द होते हैं। क्लियर है। और इसमें फंसने वाली में चीजों में केवल इतने को याद रख लो, आगे और देख लेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं, निम्नांकित में से देशज शब्द को पहचानिए। देशज शब्द को पहचानना है। भाषा गड़बड़ अमीर औलाद, भाषा गड़बड़ अमीर और औलाद दिया गया है। इसमें से बोला है देशज शब्द को पहचानना है, देशज शब्द को, कि भाषा हो गया, गड़बड़ हो गया, अमीर हो गया, औलाद हो गया। तो पहला ही शब्द दिख रहा है जो भाषा, भाषा जो होता है तो आपका तत्सम में आ जाता है, तत्सम या तद्भव में आ जाता है। ठीक है, गड़बड़ जो होता है वो आपका राइट आंसर होता है, जो कि किसमें आता है, देशज शब्द में आता है। गड़बड़ किसमें आता है, आपके देशज शब्द में आता है। अब देशज शब्द को पहचानने वाला क्या चीज है, अधिकतर देना ड वाला ट वाला जो वर्ड रहते हैं ना, अधिकतर ड वाले ट वाले वर्ड वो आपके देशज के अंतर्गत आ जाते हैं। गड़बड़ हो गया, खड़खड़ हो गया, कटकट हो गया, खर्राटे हो गया, ये सब क्या है, देशज में। तो ट और ड आपको देखने के लिए अधिकतर मिलता है। ठीक है, लोटा हो गया, ट देखने के लिए मिला। अमीर, अमीर क्या है, तो अमीर आपका अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा। किसका हो जाएगा, अमीर, अरबी। तो अरबी को मैंने बोला था अरब से हम लोग को रिलेट करना है, जो अरबपति होगा क्या होगा, अमीर हो गया। औलाद, औलाद भी क्या होता है, आपके अरबी भाषा का शब्द होता है, औलाद। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नांकित में हिंदी शब्द भंडार में शामिल विदेशी शब्द कौन सा है। विदेशी शब्दों को आगत शब्द भी बोलते हैं। आगत शब्द क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसको किसी दूसरे जगह से लिया गया है, इसलिए वो आगत शब्द भी कहलाता है। इतना ध्यान में रखना। ऑप्शन क्या दिया, चढ़ दिया, टर्राना दिया, अक्षर दिया है और दिया हलवा। चार ऑप्शन दिए हैं, चौथा ऑप्शन को मैं ऊपर में लिख लेता हूँ। चौथा ऑप्शन क्या दिया गया, हलवा। क्लियर। अब इसमें देखना, अक्षर, अक्षर वाला तो मैंने समझा दिया था, तत्सम तत्व जो पढ़ा था कि छ का आधा च और छ में, या छ में ख में या तो ख में परिवर्तित हो जाता है, तो ये किसमें हो जाएगा, तद्भव में आ जाता है। अक्षर जो होता है आपका तद्भव, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये हो नहीं सकता। टर्राना, टर्राना जो होते हैं हम लोग टर टर की आवाज से टर्राना शब्द बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता विदेशी। और ये नॉर्मल हम लोग देशज शब्द में लेते हैं, क्योंकि देसी भाषा में इसका यूज किया जाता है। चट, चट भी आपका क्या होता है, देशज शब्द होता है, तो ये भी हो नहीं सकता। बचा क्या आपका ऑप्शन नंबर डी, हलवा। हलवा जो होता है वो आपका विदेशी शब्द होता है। हलवा जो होता है वो आपका विदेशी शब्द होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। हलवा क्या हो गया, विदेशी शब्द हो जाएगा। फिर आल्पिन किस भाषा का शब्द है, आल्पिन किस भाषा का शब्द है, देख लो भाई। आल्पिन किस भाषा का शब्द है, अभी मैंने बताया था आल्पिन किस में आता है, पुर्तगाली में आता है। तो चारों ऑप्शन में से क्या आंसर हो जाएगा आपका, पुर्तगाली हो गया। यहाँ पर चीनी दिया है, तो चीनी में क्या क्या आता है ये ध्यान रख लो। जैसे चाय हो गया, कुछ चीनी शब्द हो गया, चीनी शक्कर वाला। एक कॉफी हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है, लीची हो गया। और क्या हो गया, क्या, पटाखा, पटाखा या फटाका लिखते हैं, ये हो गया। और मेरे ख्याल से एक होता है तूफान, तूफान जो वर्ड होते हैं ये सब आपके चीन से या चीनी से आया हुआ शब्द है। ठीक है, तो इसका ध्यान में रखना है आपको। अपील शब्द किस भाषा से संबंधित है, अपील, तो अपील शब्द आप लोग देखेंगे तो ये हो सकता है उर्दू से, फारसी से, अरबी से या अंग्रेजी से। तो अधिकतर देखना अपील शब्द की यूज हम लोग एज इट इज हिंदी में जो लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं, अंग्रेजी भाषा से लिए हैं। क्योंकि अंग्रेजी में अगर हम लोग कहीं पर बोलते हैं तो अपील, अपील किया गया है बोलते हैं ना, अपील मतलब किसी चीज के लिए उसके पास डिमांड या मांग किया गया है, तो ये अपील के अंतर्गत आ जाता है, जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द होता है जिसे हिंदी में लिया गया है। ठीक है, फारसी का और लिख लो, यहाँ पर दो तो वहां बता दिए थे, दो और लिख लो यहाँ पर। एक तो शादी लिख लो, शादी करके भी फंस गया इस टाइप का। पलक, पलक में भी कुछ चीजें फंस जाती हैं, तो ये भी आपके फारसी के शब्द होते हैं, इसको भी नोट कर लो। ठीक है, अरबी के शब्द यहीं पर नोट कर लो, आगे शायद उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ भी जाए तो बन जाए। अरबी से आदमी, एक तो आदमी हो गया, एक तो औरत हो गई, और इनका एक क्या होगा, औलाद होगा। क्या होगा, औलाद होगा। ठीक है, और ये कैसे हैं, अमीर है, ये कैसे हैं, अमीर है। ठीक है, अरे अमीर है तो इन लोग क्या रख पाएंगे, वकील रख पाएंगे।
और वो उनको जल्दी से जल्दी तारीख दिला पाएगा। तारीख शब्द भी हो गया, ठीक है। तो ये कम से कम 6 वर्ड तो आप याद रखना। इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं कि अमीर है तो क्या पढ़ेगा, अपने घर मंगा के अखबार पढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़ पाएगा, ये किताब पढ़ पाएगा। तो ये हो गए अरबी के, ठीक है। तो ये शब्द थे अरबी के, इसको ध्यान में आपको रखना है। क्लियर? निम्नांकित शब्दों में देशज शब्द है ठेस, पांच, आखर या काज। अभी आखर या अक्षर के बारे में बताया था, या अक्षर के बारे में, जो कि क्या हो जाता है, तद्भव हो जाता है। तो ये तो हो नहीं सकता। क्या पूछा गया, देशज शब्द है, तो ये तो हो नहीं सकता। पांच, पंचम को पांच बोल सकते हैं हम लोग, पंचम जो बोलेंगे तत्सम में तद्भव में पांच बोलते हैं। कार्य को काज बोल सकते हैं, है ना, या काम को काज बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो भी तद्भव में हो जाता है। ऑप्शन नंबर केवल ए जो है वो सही है, जो कि ठेस होता है। ठेस जो होता है, ठेस शब्द, वो आपके देशज शब्द के अंतर्गत आता है। ठेस हो गया, चोट हो गया, चट हो गया, ठीक है, आपका लोटा हो गया, खटिया हो गया, खिड़की हो गया, ठीक। ये सारे शब्द क्या हो जाते हैं, आपके देशज हो जाते हैं। लुटिया हो गया, देशज शब्द हो जाता है। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द कौन कौन सा, देखो भाई, सूरज है, हाथ है, जगमग है, या औरत है। अभी मैंने बताया था औरत जो होता है वो कौन सा शब्द होता है, किस भाषा का शब्द होता है, अरबी का। तो वो क्या हो जाएगा, विदेशी शब्द हो गया। बाकी सूरज, हाथ, जगमग ये हम लोग नॉर्मल तत्सम में तद्भव में यूज करते हैं, या फिर देशज शब्द में यूज करते हैं, है ना। फिर है किस्मत, किस शब्द, किस भाषा का शब्द है, किस्मत किस भाषा का शब्द है। अभी देखना किस्मत, अब जो अमीर रहेगा उसी की किस्मत क्या है, अच्छी है, तभी तो क्या है, अमीर है। तो अमीर किसके अंतर्गत आया था, अरबी। तो ये किस्मत भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपके अरबी के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर? फारसी के अंदर और लिख लो, जो हलवा था उसको भी लिख लो, हलवा है तो हलवाई भी वही आ जाएगा फारसी में, ठीक है। दो दो करके इसका भी 6 वर्ड कर लिए, क्योंकि फारसी में बहुत सारे चीज आते हैं, बहुत सारे, इतने सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तुर्की यहाँ दिए, तुर्की में नए शब्द हैं तो ये याद कर लेना। एक तो कालीन आता है, अब कालीन से आपको रिलेट करा देते हैं। तुर्की में अधिकतर बम गोला वाला आता है, तो बारूद आएगा, बम आएगा, बारूद आएगा, ठीक है, तोप आएगा, कैंची आएगा, और क्या, चाकू आता है, बंदूक आता है। ध्यान रखना, बंदूक बोल रहा हूँ, पिस्तौल नहीं बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, बंदूक बोल रहा हूँ, पिस्तौल नहीं बोल रहा हूँ। अब पिस्तौल को बताइएगा कि आप लोग किस भाषा का शब्द है वो, ठीक है। अब इसमें कोई कमेंट नहीं करेगा कि सर जो पता नहीं उसके बारे में क्यों पूछते हो। तो नहीं पता है उसके बारे में, दो तरीके हैं, एक तो पढ़ लीजिए, कोर्स को ज्वाइन करके वहां से पढ़ सकते हैं, या फिर अगर नहीं कोई भी पढ़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप अपने तरीके से तैयारी कर सकते हो, तो किसी बुक से पढ़ के उसको बता सकते हैं आप लोग कमेंट करने में। वहां पर क्या फायदा होता है, मैंने हमेशा बताया कि इस तरीके से करने से आपको ध्यान रहता है कि हाँ इस चीज को मैंने ढूंढ के बताया है, वो माइंड में बैठ जाता है। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब आप कभी ना कभी एग्जाम में बैठोगे तो आपको याद जरूर आएगा कि हाँ इस चीज को मैंने कहीं ना ढूंढा था। तो ये चीज है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप ढूंढ कर भी बता सकते हो। तो पिस्तौल को बताना, ये सबको आप लोग लिख सकते हैं, किसके अंतर्गत लिख सकते हैं, तुर्की के अंतर्गत इसको लिख सकते हैं। तो ये आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, बम को हटा देना, बम डच का है शायद, बम डच का, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ मैं, बम किसका था। बम डच के अंतर्गत आता है, बम को छोड़ देना, ठीक है। जो बम शब्द हम लोग लिखेंगे चाकू वाकू बारूद वारूद के साथ में, उसको बम को हटाना, बम डच के अंतर्गत आ जाता है। तो डच शब्द में बम एक और याद हो जाएगा आपको एक्स्ट्रा, उसको याद रखना। मस्तूल, मस्तूल किस भाषा का शब्द है, मस्तूल किस भाषा का शब्द है, मस्तूल किस भाषा का शब्द है। इसके आखिरी में क्या आ रहा है, ला। बस इसी से आपको एक रिलेट कर लेना, जिसके आखिरी में ला आता है वो हो गया क्या, पुर्तगाली। तो पुर्तगाली के भी आखिरी में ला, मस्तूल में मिला। तो इस तरीके से आप रिलेट करके पुर्तगाली का शब्द है मस्तूल, इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अंग्रेजी के तो बहुत सारे शब्द होते हैं, अंग्रेजी के क्या क्या शब्द नहीं होते, जितने अधिकतर हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, एकेडमी हो गया, प्रिंसिपल हो गया, है ना, हेडमास्टर हो गया, ये सब क्या है, कार हो गया, बस हो गया, ये सब किसके वर्ड है, अंग्रेजी के वर्ड है। फिर कालीन किस भाषा का शब्द है, अभी मैंने बताया था कालीन किस भाषा का शब्द है, अरबी, तुर्की, फारसी या चीनी। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसके बारे में, अभी मैंने जस्ट बताया था किस भाषा का है, तो इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कालीन किस भाषा का शब्द होता है। लेकिन किस भाषा का शब्द है, लेकिन
लेकिन किस भाषा का शब्द है? अरबी, हिंदी, फारसी या अंग्रेजी? अरबी, हिंदी, फारसी या अंग्रेजी? दो ऑप्शन यहाँ पर क्या क्या है? फारसी और अंग्रेजी। ये किसमें आता है इसको आपको बताना है, ये किसमें आता है आपको बताना है। तो देखो, लेकिन जो शब्द है, लेकिन, किंतु, परंतु, ये वाले शब्द या इस वाले वर्डों का हम लोग यूज कब करते हैं? जब कहीं ना कहीं हम लोग फंस जाते हैं। जब कहीं ना कहीं हम लोग फंस जाते हैं तो लेकिन, किंतु, परंतु इस तरीके से बातों से हम लोग बात बनाने लगते हैं या एक्सप्लेन करने लगते हैं। तो फंसने पर ही आप लोग एक्सप्लेन करते हैं, और फंसने से किसको रिलेट करना है आपको? फारसी को रिलेट करना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन किसके लिए है? फारसी के लिए है। अनाथालय शब्द बनावट के आधार पर है। अनाथालय शब्द बनावट के आधार पर क्या है? रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तो मैंने बताया था कौन सा शब्द हो जाता है? यौगिक शब्द हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। शुरू में इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। चाय किस शब्द का है? अभी मैंने बताया था चाय किसका है। चाय किसका है? चीनी का लिया गया है, चीनी से लिया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको, चीनी से लिया गया है। जापानी से क्या लिया गया? तो रिक्शा एक वर्ड है जिसको पूछा गया है। रिक्शा एक शब्द है जिसको पूछा गया है, और वो कहाँ से लिया गया है? जापानी से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? जापानी से लिया गया है। चीनी तो बता दिया था। ये फ्रेंच नहीं होगा, ये क्या होगा? फ्रेंच होगा। क्या होगा? ये फ्रेंच होगा। फ्रेंच से क्या लिया गया है? तो फ्रेंच से उतना तो पूछा नहीं गया अभी तक, इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसको छोड़ देना। ठीक है, फिर भी अगर कुछ वर्ड याद रखना हो इसमें तो एक वर्ड ये याद रखना ना, कारतूस। कारतूस जो वर्ड होता है वो फ्रेंच के अंतर्गत आता है, क्योंकि बम वम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें से एक रिलेटिव वर्ड है कौन सा? कारतूस। तो कारतूस फ्रेंच के अंतर्गत आता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अंग्रेजी के बारे में तो चर्चा कर चुके हैं। कारतूस और एक कर्फ्यू वर्ड था, कर्फ्यू। ये दो वर्ड याद रखें। ठीक है, तो यहाँ से इसके काम बन जाएंगे। ठीक, जब रिक्शा में, और इसके बारे में याद रखना, सुनामी। सुनामी वर्ड को याद रख लेना। सुनामी वर्ड भी किसके अंतर्गत आता है? आपके जापानी शब्द के अंतर्गत आता है। जो हम लोग सुनामी सुनते हैं वो वर्ड जो दिया गया है, कहाँ से दिया गया है? जापान से दिया गया वर्ड। लालटेन किस भाषा का तद्भव रूप है? लालटेन किस भाषा का तद्भव रूप है? लालटेन अरबी, फारसी, अंग्रेजी या तुर्की? अरबी, फारसी, अंग्रेजी या तुर्की? तो लालटेन जो शब्द दिया गया है, भले आपको अटपटा लगे, लेकिन ये अंग्रेजी भाषा का शब्द होता है। कौन सी भाषा का शब्द होता है? ये अंग्रेजी भाषा का शब्द होता है। तो इसको याद रखना है, अंग्रेजी के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, लालटेन। जो लालटेन ऐसे बचपन में आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा, अभी तो ये पूरा विलुप्त हो चुका है समझ लो, कि अब इसका यूज नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है? कौन सा शब्द विदेशज है भाई? औरत, आग, खेत या पगड़ी? पगड़ी जो होता है ये तो देशज शब्द हो जाता है। ट ठ ड इस टाइप के जो शब्द आए तो सीधे सीधे देशज में आ जाते हैं, पगड़ी। खेत जो कल ही बताया था जब तत्सम तद्भव वाले पढ़ रहे थे, तो ये क्या है? तद्भव शब्द होता है। इसका तत्सम शब्द क्या है? आप लोग कमेंट करके बता देना। खेत का तत्सम क्या है? कमेंट करके बता देना। इसके बारे में हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया होगा। आग का भी पढ़े थे, ये भी तत्सम शब्द, तद्भव शब्द होता है। इसका ये भी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बताना है। ये देशज शब्द हुआ। बचा कौन सा? औरत। तो औरत क्या हो जाएगा? आपका विदेशज शब्द हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23, डबल रोटी में कौन सा शब्द है? डबल रोटी में कौन सा शब्द है? विदेशज शब्द है, संकर शब्द है, देशज शब्द है या विलोम शब्द है? तो विलोम शब्द तो होगा नहीं भैया, विलोम तो पूछा जाता तो बताते। विदेशी शब्द, संकर शब्द और देशज शब्द, इन तीन में से क्या हो सकता है? ये डबल रोटी। तो देखो, डबल रोटी में आप इसको दो भाग में पार्ट कर सकते हो, एक डबल हो सकता है और एक रोटी हो सकता है। रोटी आपके देशज शब्द के अंतर्गत आ जाता है, ये हिंदी भाषा का शब्द हो सकता है ना। डबल जो होता है वो क्या? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो जब भी दो भाषाओं को मिलाकर कोई नया शब्द बनाया जाता है, जैसे अनुकरणवाचक शब्द पढ़े थे, अनुकरणवाचक शब्द में क्या हो रहा था? किसी बात का हम लोग अनुकरण कर रहे थे, किसी, जैसे कि मिमियाना बोला था, तो मिमियाना क्या है? किसी जो बकरी रहते हैं उनके जो व्यवहार में जो उनका जो आवाज रहता है उसका हम लोग अनुकरण करके जो शब्द बनाए थे वो मिमियाना था। वैसे ही जब दो अलग अलग भाषाओं के शब्द को मिलाकर किसी शब्द को बनाया जाता है तो संकर शब्द कहलाता है। तो दो भाषाओं को मिलाकर बनाया गया शब्द क्या कहलाता है? संकर शब्द। तो वहां पर डबल रोटी क्या हो जाएगा? आपका संकर शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संकर शब्द हो जाएगा, संकर शब्द। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है और दिए गए कुटुंब में से सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ से सही विकल्प का चयन करेंगे, तो अपन यहीं से मिला लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा ये। अब देखो, कपाट, 11 बटन, ओणम, इन शब्दों में से एक ओणम शब्द है जो आप लोग को पढ़ा हुआ लग रहा होगा या जानकारी में लगता है कि भैया ये हमारे जो मलयाली भाई बहन हैं वो लोग इसका यूज करते हैं, तो मलयालम शब्द में इसको बोला जाता है।
ठीक है, मलयालम कहाँ की भाषा है कमेंट करके बताइएगा। कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन जियोग्राफी से पूछे जाते हैं कि मलयालम कौन से स्टेट में बोला जाता है, तो उसको कमेंट करके जरूर बताना। बता तो दिया मैंने कि ओनम मलयालम का है, लेकिन मलयालम बोला कहा जाता है ये आप लोग कमेंट करेंगे। तो अब ये मलयालम हिंदी क्षेत्र में बोला जाता है, हिंदी तर क्या हो जाएगा, ये भाषा हो जाएगी, या हिंदी स्तर की भाषा हो जाएगी। ठीक है। बटन, बटन आपको लग रहा है क्या ये हिंदी भाषा का शब्द है? नहीं, बटन हम लोग लिखते हैं ना, BUTTON, बटन, ये क्या इंग्लिश भाषा से हम लोगों ने लिया है, तो इंग्लिश या विदेशी की भाषा हो जाएगी। बचा तत्सम और तद्भव, 11 तत्सम हो सकता है कि 11 तो नॉर्मल भाषा लग रहा है, इसका एकादश होता है जो तत्सम होता है, तो ये क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। बचा हुआ कपाट क्या है, तत्सम, और इसके बारे में हम लोग कपाट और इसका तद्भव किवाड़, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। लगता है कि कपाट आपका तद्भव होगा, लेकिन किवाड़ जो होता है वो तद्भव होता है और कपाट जो होता है तत्सम होता है। ये क्लियर कर लेते हैं। तो ये देख लो, इस प्रकार से मिलेगा, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी भाषा से नहीं लिया गया है? फारसी से नहीं लिया गया है भाई। तेज, सितार, गोला, आटा। तेज, सितार, गोला, आटा में आप देख सकते हो, आपको एक शब्द सीधा सीधा दिख रहा है, आटा। इसको मैंने बोला था जो भी ट ठ ड वाला दिखे तो देशज से आपको लेना है, देशज से। लेकिन आटा के बारे में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा वो देखने को भी मिलता है, क्या बोलना चाहिए कि मतभेद देखने के लिए मिलता है कि ये सही में देशज शब्द है या फिर ये फारसी का शब्द है। सही में देशज है या फिर फारसी का शब्द है, ये मतभेद देखने के लिए मिलता है। वैसे आप इसको देशज लेकर इसको हटा सकते हो, आटा को। बाकी ये 4 ऑप्शन आपके, 3 ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। तेज जो होता है वो फारसी का ही है, सितार जो होता है फारसी का ही है, गोला जो होता है वो फारसी का ही शब्द है। जो नहीं है वो क्या है, आटा को आप लोग ले सकते हो जिसके बारे में मतभेद है। क्लियर। और ऐसे क्वेश्चन इसीलिए डाले जाते हैं कि आप एक शब्द जो है जो दोनों भाषाओं में बोला जाता है तो दूसरे भाषा में भी बोला जाता है, इस स्तर पर आप उसको एलिमिनेट कर पाए। क्वेश्चन नंबर 26, परात किस भाषा का शब्द है? परात, परात किस भाषा का शब्द है? तो ये चीनी, देशज, तुर्की या पुर्तगाली। चीनी, देशज, तुर्की या पुर्तगाली, तो ये पुर्तगाली का सही शब्द आंसर होगा। इसका क्या होगा, पुर्तगाली सही आंसर होगा। परात किस भाषा का शब्द है? तो पुर्तगाली भाषा का ये शब्द होता है। इसको प से याद रखना, आखिरी में प शुरू में, जैसे मस्तूर को याद किया था आखिरी में ल, परात को शुरू में प से याद रखना है आपको, प से पुर्तगाली, प से परात। क्लियर। जो विदेशी शब्द का सही विकल्प हो उसको चुनना है, जो विदेशी शब्द का सही विकल्प हो, विदेशी शब्द का सही विकल्प होना चाहिए। गृहित, ये लग रहा है क्या विदेशी? नहीं। आगम लग रहा है क्या? नहीं। कपटी शब्द, ये भी नहीं होता। बचा क्या, तारीख, तो तारीख आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, विदेशी शब्द है। और विदेशी में भी क्या है, ये आप कमेंट करके बताएंगे कि विदेशी में भी तारीख शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तारीख। ये बस है कि इसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया और आपसे पूछ रहा हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं भी पता हो तो कहीं से ढूंढ ढांड के बता दीजिएगा, कमेंट में जरूर पढ़ूंगा। ठीक है, तारीख। क्लू दे देता हूँ, जिसका दिन अच्छा चल रहा होगा, दिन अच्छा चल रहा मतलब क्या, उसका दिन को हम लोग तारीख के रूप में डिनोट करते हैं, उसका तारीख भी अच्छा होगा। जिसका दिन अच्छा होगा उसका तारीख भी अच्छा होगा। और दिन किसका अच्छा हो सकता है, अब आप समझ गए होंगे दिन किसका अच्छा हो सकता है, तो उसी भाषा का ये शब्द है। क्लियर। 28, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है? रूढ़ शब्द, रूढ़ के बारे में बोला था जो बटेगा नहीं, तो रसोई घर, ये तो बढ़ रहा है, रसोई और घर में जलज, जल और ज में बदले बटेगा। पानी, पा और नी में बटेगा, लेकिन इसका सार्थक अर्थ होगा क्या? नहीं, तो ये आंसर सही हो जाएगा क्या, पानी। कौन सा रूढ़ शब्द है? तो पानी आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा। रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी में बढ़ जाएगा। कौन सा शब्द संकर शब्द नहीं है? अच्छा, रेलगाड़ी के बारे में कमेंट करके बताइएगा, ये कैसा शब्द है, रेलगाड़ी कैसा शब्द है। अभी इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो ये रेलगाड़ी कैसा शब्द है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। कौन सा शब्द संकर शब्द नहीं है? कौन सा संकर शब्द नहीं? संकर शब्द मतलब क्या होता है, जो 2 पार्ट में टूटे और दोनों का अलग अलग, अलग अलग संकर शब्द, 2 अलग अलग भाषाओं से लिया गया, ये संकर शब्द होता है। ठीक है, इसको पढ़े थे। तो इसमें से कौन सा नहीं है पूछा है, तो फलदार, फल और दाल 2 अलग अलग में होगा, दार जो हो जाएगा अलग हो जाएगा, फल जो हो जाएगा अलग हो जाएगा। टेलीविजन हो गया क्या? नहीं, टेलीविजन को अलग नहीं कर सकते आप, टेली और विजन, टेलीविजन एक ही शब्द है जो कि अंग्रेजी भाषा का है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। टेलीविजन इज ए राइट आंसर, जो कि संकर शब्द नहीं। टिकट घर को टिकट और घर में तोड़ सकते हैं, वर्ष गांठ को वर्ष और गांठ में तोड़ सकते हैं, फलदार को फल और दार में तोड़ सकते हैं, फल और दार में तोड़ सकते हैं। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, आराम। आराम कैसा शब्द है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है।
और इससे पहले मैं कहूँगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सेशन अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा है उसके बारे में, और कुछ भी अगर आपको डाउट रहता है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आराम कैसा शब्द है? ठीक है, आराम कैसा शब्द है? देशज, तद्भव, विदेशज या तत्सम। देशज, तद्भव, विदेशज या तद्भव, तत्सम। देशज, तद्भव, विदेशज या तत्सम। ठीक है, तो ये देशज, ये आराम जो शब्द हम लोग यूज कर लेते हैं ना सामान्य चालू भाषा में, लेकिन ये जो वर्ड होता है वो विदेशज होता है। कहाँ का होता है? ये विदेशज होता है, विदेशज। और विदेशज में भी किस भाषा का होता है? तो ये फारसी भाषा का होता है। ठीक है, ये फारसी भाषा का होता है। आराम करते करते भी कई लोग काम के समय आराम कर रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे। तो वहां से आप रिग्रेट कर सकते हो, आराम करके फंस गया, तो फारसी शब्द होता है। ठीक है, तत्सम नहीं है, तद्भव नहीं है, देशज नहीं है। ठीक है, लगता है कि नॉर्मल बोलचाल में यूज करते हैं तो देशज के अंतर आएगा, बट वो देशज में नहीं आता है। तो ये टॉप 30 क्वेश्चन थे आपके शब्द विचार से संबंधित। तत्सम तद्भव के अलग हम लोगों ने 35 क्वेश्चन कर रखा है। तो इस प्रकार से इससे रिलेटेड हम लोगों ने लगभग 65 क्वेश्चन किए हुए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एक क्वेश्चन अगर आता है तो यहीं से आपको देखने के लिए मिलेगा। जब भी पोर्शन कम हो, वेटेज कम हो मार्क्स का, तो अधिकतर ये देखा गया है कि रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। और व्यापम ने अपने जो पैटर्न में फॉलो कर रखा है वहाँ से आप 5 साल 6 साल पुराने क्वेश्चन को फिर से आते हुए देख पाते हो। तो उसमें से इसको आप अगर करके जाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद।